8 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल का बाकायदा ऐलान कर देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो ये रेफरेंस बहाल हो जाएंगे। इसके ऊपर तहकीकात हो चुकी हैं, इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की 3 मीटिंगें हो चुकी, 2 खान साहब के अपने दौर में हुई। खान साहब क्या अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं? दूसरी तरफ से भी उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए इतने प्रेशर में आकर। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के दूसरे इदारों की तरह इदारा नहीं है, या तो सबके इलेक्शन कराने हैं या फिर किसी के भी नहीं कराने। यार जब आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म कैसे नहीं आएगी? देखें, अपनी इज्जत अपने हाथ। हम देख रहे हैं कि वो तमाम लोग जो असीर थे अब वो जेरे रिलीफ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है ये मान लिया इसमें अगर कुछ सुकम रह गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना था कि ये वाला मामला जो है ये रिमांड का बनता था। ये जो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब ये भी यही सियासी जमातें लेकर आई थी, ये इमरान खान ही लेकर आए थे। हमायती और फॉलोअर्स ये कहना शुरू हो गए हैं NRO 2 तो मुकम्मल हो गया, अब किस चीज का इंतजार है? हर पर्दा हटता जा रहा है कि कौन कितना बेशर्म है, कौन कितना प्रोन टू द ब्रेक द लॉ है, कौन कितना ज्यादा करप्ट है। From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. $1 million क्वेश्चन, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की या फाइनल एहतजाज की फाइनल कॉल कब देंगे? और गुज़िश्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम यानी बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने बबांगे दोहल एक बड़ी खबर दी, बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले 8 रोज़ के अंदर अंदर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल का बाकायदा ऐलान कर देंगे, यानी 8वें से 9वां दिन नहीं होगा। और इसको बार बार उन्होंने एंडोर्स भी किया। कल रात की ये टॉप लीड थी, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर इस खबर को बाकायदा नशर किया गया, ब्रेक किया गया। और आज के दिन की जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब किंग एडवर्ड कॉलेज पेशावर के अंदर गए, वहां पर उन्होंने बार बार वही बात की। उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिन के अंदर कॉल दे रहा हूं और लोगों को तैयार रहना चाहिए। अब एग्जैक्ट डेट क्या आती है? आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो सियासी फजा है वो कितनी गर्म होने जा रही है? वो जो कल तक असीर से अब रिलीफ पाते हुए नजर आते हैं, उनको मिलने वाला रिलीफ क्या अवाम के रिलीफ का भी सबब बनेगा या नहीं बनेगा? आज के नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #द फाइनल कॉल, #द फाइनल कॉल। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमानान में शामिल हैं मुशीर बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब कमर जमान कायरा साहब। आज के हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब जमशेद इकबाल चीमा साहब, इस वक्त अंदरून सिंध मौजूद हैं। आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज के हमारे तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। और आज के हमारे चौथे और आखिरी मुअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे जनाब एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब। आप मुल्क के मारूफ माहिर आइन और कानून हैं। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को नेशनल डिबेट में खुश आमदेद कहता हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल कमर जमान कायरा साहब से होगा। आजकल मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब के। कायरा साहब, असद कैसर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ मेरे शो पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 8 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल का बाकायदा ऐलान कर देगी, यानी लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। आप लोग बतौर इत्तेहादी इस हुकूमत के मेंटली इसके लिए तैयार हैं? सर जी, ये सवाल तो है ही नहीं कि तैयार है कि नहीं। हुकूमत का काम ही ये है कि वो किसी भी इस तरह की ऐसी सूरत हाल जो अमन अमान की सूरत हाल बने, उसके लिए हुकूमतें हर वक्त तैयार होती हैं। खान साहब अगर आना चाहते हैं, एहतजाज करना चाहते हैं, उनका हक है। वो अगर कानूनी तरीके से आएंगे तो उनको एहतजाज करने का पूरा हक दिया जाएगा। लेकिन अगर वो चढ़ाई करने और इस्लामाबाद का मुहासरा करने और इस्लामाबाद को बंद करने आएंगे और वो वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा करने की बातें करेंगे तो फिर यकीनन उनके साथ कानून के साथ निपटा जाएगा। यार तो कायरा साहब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि रेफरेंसेस से तकरीबन 50 से ज़्यादा शख्सियात को रिलीफ मिला है? मैं नैब ऑर्डिनेंस की बात कर रहा हूँ। हालांकि रिलीफ तो आवाम को मिलना चाहिए था,
इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कायरा साहब? जो रेफरेंसेस वापस हुए हैं वो इस तरीके से वापस हुए हैं, एक आइन और कानून के तहत, तरीकाकार के तहत वापस हुए हैं, और रेफरेंसेस वापस नहीं हुए। बुनियादी तौर पे जिन जिन फोरम्स के ऊपर वो चीजें जा सकती थी, जानी चाहिए थी, वहां वो आज भी एजिटेट हो रही है। वो कानून इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया तो ये रेफरेंस बहाल हो जाएंगे। इसमें हंगामा क्या है? रही बात मरियम नवाज और अहसन इकबाल साहब की बर्रियत की, तो दौलत आलिया ने की है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की है। कायरा साहब, कदा कलामी की माजरत, आप ही की जमात यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपके इत्तेहादी नून लीग बार बार कहती है कि महंगाई करनी पड़ रही है, बड़ा मुश्किल फैसला है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बतौर इत्तेहादी इस हुकूमत के इसहाक डार साहब की वापसी के फैसले को भी आप तकलीफ दे समझते हैं या नहीं समझते कायरा साहब? इससे तकलीफ का क्या ताल्लुक हुआ? डार साहब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है। अच्छा, उनका माजी पूरा 2-3 हुकूमतों के अंदर वो वजीर खजाना रहे हैं, उनकी बड़ी सियासी तौर पे भी तदब्बर वाली शख्सियत है। तकलीफ दे फैसले वो है जो हमने अवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का मैंने जिक्र किया, जो हमारे फैसलों की बदौलत हुई। मैं उसका इकरार करता हूँ। लेकिन इसहाक डार साहब का वजीर खजाना बनना ये तकलीफ दे फैसला कैसे हो गया? हो सकता है किसी के लिए हो, हमारे लिए क्यों होगा? चलें, आपके लिए नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल अगर पब्लिक की बात अगर कर ही रहे हैं आप, तो पब्लिक को तकलीफ तो उस साइफर से भी हुई है जिसकी तहकीकात का बार बार मुतालबा इमरान खान साहब का कर रहे हैं। तो जब एक ऑडियो लीक का मामला चल ही रहा है और आप कहते हैं कि उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, तो फिर लगे हाथों साइफर की भी तहकीकात करा लें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि खान साहब झूठे हैं तो साबित कर दें उनके ऊपर झूठ, फिर बात ही खत्म हो जाएगी। इधर कायरा साहब, अभी भी साबित करना है? अभी भी आपके ख्याल में कोई मजीद इदारों ने करना है, अदालतों ने करना है? इसलिए कि खान साहब खुद उस साइफर की सारी तहरीर पढ़ के अवाम में दे चुके हैं। इसके ऊपर दसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, पता नहीं अब तो हजारों में प्रोग्राम हो चुके हैं। इसके ऊपर तहकीकात हो चुकी हैं। इसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी की 3 मीटिंगें हो चुकी, 2 खान साहब के अपने दौर में हुई। पाकिस्तान की हुकूमत ने, अमेरिका की हुकूमत ने, हमारे दिफाई इदारों ने, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसके ऊपर मुतफिका राय दे दी कि इसमें कोई साजिश नहीं है, कोई पाकिस्तान के जो है मफाद के मुनाफी बात नहीं है। हाँ, लफ्ज मुनासिब नहीं थे, उसके ऊपर एक एहतजाज कर दिया गया, डिमांड दे दिया गया। रही बात अब तो खान साहब का जो ऑडियो लीक हुआ है उसकी तो खान साहब ने डिनायल नहीं की ना। ऑडियो लीक होने के बाद आजम खान साहब और इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बाद आपको तो कोई शक्को शुबा है तो आप तहकीकात कीजिए। हमें तो अब उसमें कोई शक नहीं है जिसमें खान साहब बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं जो भी है इसके साथ खेलना है। अच्छा, कायरा साहब, बात आपने ऐसी कर दी, मैं चाह रहा था बाकी मेहमानों को शामिल गुफ्तगू करूं, लेकिन इस एक सवाल के बाद उनको शामिल करता हूं। आपने कहा कि ऑडियो लीक्स के ऊपर पता चल गया पब्लिक को, आप खान साहब की लीक की बात करें। जब लीक्स की बात हो रही है तो पूरे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की रेडली इतनी बड़ी तादाद में फाइल्स निकली हैं, उसकी भी आप तहकीकात की बात करेंगे या नहीं करेंगे? और इंडिपेंडेंट फोरम से वही लोग ना करें जिनकी ऑडियो लीक्स हैं और जिनसे मुताल्लिक हैं। एम आई राइट और रॉन्ग सर कायरा साहब? जहां तक बहुत सारी लीक्स आई हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई है। मुझे अभी पता नहीं कि इसके ऊपर कोई कमीशन या कमेटी या क्या बना है, लेकिन इसकी तहकीकात कराने का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। अच्छा, होनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये एक तरफ के इसके सम्राट क्या है, ये एक तरफ के किसने क्या कहा है, उसके इरादे, उसकी नीयत एक कौम पे जाहिर हुई है। लेकिन बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि अगर पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म, एक मौजूदा और एक साबिक़ा वज़ीर आज़म की गुफ्तगू, उनके दफातर के अंदर होने वाली गुफ्तगू, दफातर के अंदर होने वाली गुफ्तगू, चंद अफराद के अंदर, वहाँ पे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के बेशुमार अहम तरीन मौज़ूआत पे डिस्कशन होती हैं। उसके ऊपर अपनी अपनी आरा का इजहार होता है जो बाज़ औक़ात हार्श भी होता है, लेकिन फिर हतमी राय के तौर पे जो चीजें बाहर आती हैं वो पाकिस्तान का मफाद देख के की जाती हैं। इस तरह की गुफ्तगू का रिकॉर्ड हो जाना या रिकॉर्ड कायम है किसी के पास, तो ये बहुत
अफसोसनाक भी है, बहुत तकलीफ भी है और बहुत अलार्मिंग है। इस पर तहकीकात होनी चाहिए और इसके ऊपर करार वाकई लफ्जों की हद तक नहीं रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, ज़र्फ की बात है कि आपने कहा कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन अगेन इंडिपेंडेंट फोरम से होनी चाहिए। मैं अफजल खान साहब की तरफ आऊँगा, उसके बाद हमारे अजहर सिद्दीक साहब भी वेट कर रहे हैं। अफजल खान साहब, सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन के मामलात हैं वो तो अपनी जगह पर हैं। जो खान साहब बार बार मुतालबा कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के लिए, बड़े मुतनाज़ा जुमले भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये 2 नंबर आदमी है, ये दान के घर का नौकर है, इसको तो फ़ौरन रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो खान साहब क्या अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हैं? दूसरी तरफ से भी उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए इतने प्रेशर में आकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? जमील फारूकी साहब, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के इदारे आइन और कानून के मुताबिक और पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट के मुताबिक काम करेंगे। जब भी कोई इदारा, अब मैं आपको 1-2 नाम बताता हूं ताकि वो भगवान दास थे, राणा भगवान दास, वो उसकी वजह से जुडिशरी की इज्जत थी और जजेस की भी इज्जत थी। जिस इदारे में जहाँ पे ऑनरेबल लोग होते हैं उस इदारे की इज्जत इन्हांस होती है। लेकिन बेसिकली हर इदारे का एक काम होता है, और मैं थोड़ा सा ये बता दूं और आपके तवज्जुह से लोगों को ये समझ आ जाए कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के दूसरे इदारों की तरह इदारा नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, लेकिन ये एक बेसिकली सॉवरन इंडिपेंडेंट इदारा है जो ना हुकूमत का दोस्त है ना अपोजिशन का दोस्त है। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है ना वो बिल्कुल। अब उसमें बात यह है कि ये इदारा ना अपोजिशन को अनड्यू खुश करेगा ना गवर्नमेंट को अनड्यू खुश करेगा। अगर ऐसे इदारे के बारे में जो इसलिए बना हो कि वो न्यूट्रल होगा, वो न्यूट्रल नहीं जो आजकल जुबान से आम है, खान साहब करते हैं। बात यह है कि वो बिल्कुल भी, आप ऐसे समझे कि एक रेफरी है और उसकी अपनी फैमिली के बच्चे हैं, 5 बच्चे इधर, 5 इधर हैं, या 11 इधर हैं, 11 इधर हैं, और विसल उसके हाथ में है। वो उसका बाप भी है या उसका दादा है या उसकी अपनी फैमिली है। उसमें से जो भी फाउल करता है, बॉडी का फाउल करता है, धक्का देता है, गाली देता है, उसको विसल बजानी चाहिए। ये नहीं है कि जी ये जो टीम है ये रेफरी की है और ये रेफरी के खिलाफ टीम है। ये इंप्रेशन भी जो है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी सारी दुनिया में, ये उनका नहीं जाना चाहिए और ना जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जजेस पहले सोशल फंक्शन में भी नहीं जाते थे, वो ताकि उनकी राय मुतासर ना हो। अगर किसी ऐसे इदारे के सरबराह के बारे में ऐसे बात आवाम में आए कि वो एक सियासी जमात के बड़ों के पास हर हफ्ते पहुंचता है, अवाम में ये हो कि उसको भी ऑब्जर्व करने के लिए वहां एक सेक्रेटरी को बिठाया गया है। फिगर्स के पास भी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म का राइट है, कर सकते हैं। यार जब आप गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर एक क्रिटिसिज्म कैसे नहीं आएगी? देखें, अपनी इज्जत अपने हाथ। आप इंडिपेंडेंट होंगे, आप न्यूट्रल होंगे, आप रियली एम्पायरिंग करने के सलाहियत रखते होंगे, तो आप इज्जत खुद अर्न करेंगे। इसलिए कि जो भी फाउल करेगा, अभी देखें ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एक सियासी जमात का कोई बंदा वो फोन करता है कि आपके पास 123 जो इस्तीफे आए हैं उसमें से वो 8 वो इस्तीफे आपने कबूल करने हैं जो नैरो मार्जिन से वो जीते हैं। उनका ख्याल ये है कि हम 13 पार्टियां मिलके अब उनको हरा सकती हैं, तो वो आप उनके इलेक्शन करवा दें, बाकी के ना करवाएं। मुझे बताएं कि देखो, या तो सबके इलेक्शन कराने हैं या फिर किसी के भी नहीं कराने। और मैं ये कहता हूं कि एक दफा जब आपके पास इस्तीफा आ जाता है उसके बाद आप उसको कैसे डिले कर सकते हैं? इसलिए कि ये फिर आइन के खिलाफ है कि इतने अरसे से 123 जो MNAs हैं उनके लोग बगैर आवाज के नेशनल असेंबली में डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं। ये भी अफजल सदीक साहब से भी आप पूछिए, ये जुल्म है, ये ज्यादती है, ये एंटी डेमोक्रेटिक है। बात यह है कि हम किसी को खुश करेंगे, किसी के बंदे बनेंगे नहीं। अगर आपने किसी को खुश और किसी का बंदा बनना है तो आप नौकरी यहां से छोड़ के आप वो काम करें जो आप कर सकते हैं। इस इदारे में रहने की ये कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी कि ना कोई आपका दोस्त होगा ना कोई आपका दुश्मन होगा। राइट, आपकी इजाज़त से मैं अजहर सिद्दीक साहब को शामिल गुफ्तगू करता हूँ। अजहर भाई, ये क्या हुआ है गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान?
हम देख रहे हैं कि वो तमाम लोग जो असीर थे अब वो ज़ेरे रिलीफ हैं। ये क्या हो रहा है सर? अच्छा, अब देखिए, मैं तो बात करूंगा कानूनी भी और थोड़ी सी सियासी इसलिए होगी सर कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या बाकी सियासी जमातों के कैंपों में ये बात हो रही थी कि अब हमारे लिए कोई मुश्किल हालात नहीं है, हम बड़ी आसानी से ना इस सारे मामलात से निकल जाएंगे। और ये बरी होने के बारे में या बाकी चीजों के बारे में अभी बाकी लोगों को सामने अगर रखकर आप देखें तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक्चुअली कहानी क्या है। मिसाल के तौर पर मैं अभी केस के बारे में तो कमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में कर सकता हूं, क्या ये एक्विटल का केस था या रिमांड का केस था। देखिए, एक एडमिटेड चीज है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपार्टमेंट्स हैं और मरियम इसकी बेनिफिशियल ओनर है। ये अल्फाज हर एक की कानों ने सुने हैं। और फिर एक बड़ी सिंपल सी बात है कि और ये डिक्लेयर नहीं किए ना मरियम ने जी, ना नवाज शरीफ ने, ना चौधरी शरीफ ने, और ना ही हसन ने या हुसैन ने, किसी ने भी ये असासे जो है डिक्लेयर नहीं किया। जब डिक्लेयर नहीं किए हैं तो सोर्स नहीं है, जब सोर्स नहीं है तो कीमत का कोई ताल्लुक नहीं है। कीमत का ताल्लुक तो वहां है ना कि मिसाल के तौर पर मैं एक डिक्लेयर करूं 100 रुपए की और मैंने 1000 की खरीदी हो, तो ये डिफरेंस जो है ना, ये आप कह सकते हैं ये एसेट बियॉन्ड। ये जब डिक्लेयर ही नहीं किया तो चाहे वो 1 रुपया है या आपके अपना एसेट बियॉन्ड सोर्स है। सही। दूसरी बात बड़ी वाज़ेह है, 126 दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, आप सब लोगों को पता है कोई सबूत नहीं है। वैसे शुरू में ये दरखास्त जो है ना हमने फाइल की थी अपना असद खल की तरफ से, मैं लेके गया था नैब में, फिर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, डिवीजन बेंच बना, फिर लार्जर बेंच बना, फिर सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर ली। 126 दिन की हियरिंग हुई, फिर GIT में गया 60 दिन के लिए, फिर 5 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट में आया। कतरी खत के अलावा, घोड़ों खच्चरों के अलावा आपने कोई चीज देखी जो ये साबित करती हो कि ये पैसा कहाँ से आया? चले फर्ज करें अगर कतरी खत भी था तो तोहफा लिया ना आपने, तो तोहफा कहीं डिक्लेयर किया हुआ आपने, वो भी कहीं डिक्लेरेशन नहीं थी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये मान लिया इसमें अगर कुछ सुकम रह गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होना था कि ये वाला मामला जो है ये रिमांड का बनता था। और नैब फैसला किया बैठा हुआ है, इसकी अपील दायर नहीं करनी, जैसे हुदैबिया में किया था ना। ये मिली भगत है तमाम सियासी जमातों की, आंखों में मट्टी या धोल खुदा रहा मत फेंके। ज़ारब को भी जान देनी है हम लोगों ने, सच्ची बात बोलनी चाहिए कि अगर एक लीडर के पास ईमानदारी से पैसा है तो ईमानदारी होनी चाहिए ना उसकी। बेईमानी का पैसा तो नहीं आप कह सकते ना जिस तरह भी है। तो यहाँ अब मौका है कि अपील फाइल करनी चाहिए। अपना नैब जो है इस वक्त, नैब आपको पता है तैनात किसने किया है? तमाम सियासी जमातों ने अपने मिलके नाम दिया आफ्ताब सुल्तान का। नवाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर राजा रियाज बैठा हुआ जिसका PTI से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने चुना अपनी मर्जी से, और आपने देख लिया कि नैब का मैं खुद नैब का प्रोसिक्यूटर था इस केस के अंदर, मुझे हटाया तो नहीं उन्होंने, लेकिन मुझे फोन पे बता दीजिएगा आप। अदर भाई कथा कलामी की माजरत, जिस तरह नैब है या इलेक्शन कमीशन है, एक आम लोगों के नजरिया भी है, लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि एक हवा चलती है और पता चलता है कि वो केसेस जो है ना, ख़ास तौर पर नैब और इलेक्शन कमीशन के वो केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, फिर रुकना शुरू हो जाते हैं। ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू भी होती हैं ये चीज़ें। देखिए, एक बार बता दूं आपको बात जी, पीपल्स पार्टी के दौर में, नून लीग के दौर में चेयरमैन नैब जो हमने नाम में पता है हर एक को, फसी बुखारी साहब कौन लाया था, कमरुज़्ज़मान कौन लाया था, अभी आफ्ताब सुल्तान कौन लाया है, ये जो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल साहब, ये भी यही सियासी जमातें लेकर आई थी। ये इमरान खान ही लेकर आए थे, यही सियासी जमातें लेके आए थे। उन्होंने ईमानदारी से काम किया, वरना तो यहाँ पर हर एक अपने तरीके से इस्तेमाल करता है ना। यानी यहाँ उन्हें प्रोसिक्यूटर को तो पेश करना चाहिए था ना, प्रोसिक्यूटर को केस भी सामने लाना चाहिए। नया देखना, टाइमिंग जरा सेट कीजिएगा, यूं देखिएगा नया लॉ पहले आता है। सर मैं टाइमिंग पे बाद में आता हूँ, मुझे एक ब्रेक लेना है। आपको बड़ा वी हैव एम्पल टाइम। मैं बात करने एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से बढ़ाएंगे कि टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पर जब मुख्तलिफ शख्सियात को हम रिलीफ पाता हुआ देखते हैं, नैब ऑर्डिनेंस हो या दीगर मामलात हों। आफ्टर दिस ब्रेक
वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। जमशेद इकबाल चीमा साहब इस वक्त अंदरूने सिंध के अंदर मौजूद हैं, कमिटेड हमारे साथ थे वीडियो लिंक के ऊपर, लेकिन ना तो वहाँ इंटरनेट फैसिलिटी है, ना वहाँ GSM का सही मोबाइल सिग्नल्स हैं, बड़े इश्यूज़ के अंदर हैं। तो चीमा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, मज़ा आ रहा है आपको? उधर आप गए तो वहाँ पर आम तरीन कामों के लिए हैं, इस सिचुएशन में जब कटे हुए हैं तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, यहाँ पे एक बड़ी अजीब बात तो ये है कि टोटल मैंने काफी ज्यादा सर्वे किया है, 5% लोगों को राशन या टेंट एंड दिस वो मिले हैं। दिस इज द मैक्सिमम नंबर। ये थोड़ा जैसे होता है ना कि एग्जैक्ट नंबर नहीं होता, तो ये अगर मुझे 3 लग गया तो मैं 5 कह रहा हूँ, अगर 3 या 4% लग गया तो मैं 5 कह रहा हूँ। इट्स नॉट मोर देन दैट। दूसरा ये है कि यहाँ पे तकरीबन 40 लाख एकड़ में लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। इस वक्त तक कहीं कोई सर्वे या कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, नजर आए कि गवर्नमेंट की कोई इंटेंशन, गवर्नमेंट की कोई नीयत है किसी को सपोर्ट करने की, कि अगर उनकी फसलें सारी तबाह हो गई हैं तो अगली फसल काश्त करने के लिए उनको सपोर्ट मिल जाए, या पिछली की कंपनसेशन मिल जाए, या कहीं किसी जगह पे तो क्रॉप इंश्योरेंस के नाम पे कुछ चीज मिल जाए उनको। ऐसा कोई सर्वे अभी तक ऑन ग्राउंड शुरू नहीं हुआ। तो इसमें मुझे ये लगता है कि जितना ये झोली फैला के मांग रहे हैं बाहर से, वो सारे का सारा जिस तरह अकाउंट डायरेक्ट हैक हुआ हुआ शायद, तो हैक अकाउंट में ही जाएगा वो। मुझे फार्मर के घर आता हुआ नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज देखें तकरीबन सैलाब आए हुए 2 महीने हो गए। अच्छा, अब इसके ऊपर ना चीमा साहब देखें, नजर तो आप लोगों ने रखनी है ना, और नजर रखने के साथ साथ एहतजाज की कॉल भी आप लोगों ने देनी है। अब कल असद कैसर साहब मेरे प्रोग्राम पर यह कहकर गए हैं कि अगले 8 दिन के अंदर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल का बाकायदा ऐलान कर देंगे। 8वें दिन से 9वां दिन नहीं होगा। ये बड़ी स्टोरी थी, सारे चैनल्स ने उसको दिखाई भी है। तो आप भी श्योर हैं कि अगले 8 दिन में लॉन्ग मार्च की कॉल, फाइनल कॉल आ जाएगी? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, इस मुल्क का यू कैन से कि इंसाफ का निज़ाम हो, आइन और कानून हो, या अदालत हो, या पार्लियामेंट हो, सारे सिस्टम कोलैप्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त माइट इज राइट का जो आपने बाद में 13वीं सदी में होता था, या जमाना कबल इस्लाम की बात कर लें, तो उस वक्त को जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात इस वक्त वही चल रहा है। तो इसको अगर हमने 22 करोड़ 75 लाख लोगों को, लाख की, चंद करोड़, चंद लाख लोगों, मिलियन की शराफियत अगर बचाना है तो फिर लोगों को निकलना पड़ेगा। इसके अलावा चारा नहीं है, क्योंकि लीड कर रहे हैं पूरी मूवमेंट को, पूरी प्रोसेस को लीड कर रहे हैं। लिहाजा हमें ज्यादा कुर्बानी देनी होगी, लेकिन हमको भी कुर्बानी देनी होगी। सिर्फ हमारे निकलने से, हमारी जान कुर्बान करने से, हमें धूप में खड़े होने से, हमारे जेल में जाने से अगर मसला हल होता तो हम आज ये मसला हल कर देते। लेकिन ये जिस तरह आप कह लें कि नंगे हो गए, एक्सपोज हो गए, बेशर्मी से जिस तरह ये डील कर रहे हैं, मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये चंद लाख की जो शराफिया है, इनके लिए सारे लोगों को निकलना पड़ेगा। इसमें भी जितने जिस्म में जान है, अल्लाह के राह में लोगों को निकलना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चारा नजर नहीं आता। सर, अब तो आपके अपने हामी, हिमायती और फॉलोअर्स ये कहना शुरू हो गए हैं कि उनकी नजर में, यानी आपके हामियों की नजर में NRO 2 तो मुकम्मल हो गया, अब किस चीज का इंतजार है? मैं कह रहा हूँ कि इंतजार नहीं है किसी का। बेसिकली तो शायद अल्लाह ताला को मंजूर था कि ये एक्सपोज हो जाए पूरी तरह, कोई पर्दा ना रहे। सो पर्दा, हर पर्दा हटता जा रहा है कि कौन कितना बेशर्म है, कौन कितना प्रोन टू द ब्रेक द लॉ है, और कौन कितना ज्यादा करप्ट है, कौन करप्ट लोगों का साथी है, किसकी ड्यूटी कर क्या रहा है। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो जिसे कहते हैं ना, लोगों के हाथ टूट गए, लोगों के रोमांस खत्म हो गए। रोमांस और हाथ के तवक्कुआत के बिखरने का, ये जो जिसे कहते हैं नजरियात, फीलिंग, अल्लाह का जो निज़ाम इंसाफ, वो सारा कुछ इस वक्त जिसे कहते हैं ब्रेक हो रहा है। तो उस ब्रेक, उस जिसे कहते हैं ना कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है, मैं समझता हूँ हम शायद वो बदकिस्मत लोग हैं कि जिनकी किस्मत में ये लिखा हुआ था कि हम देखें इस मुल्क में, इस मुल्क की शराफिया किस हद तक खुदगर्ज है, किस हद तक उनका ग्रीड कहाँ तक जाती है, किस हद तक वो जालिम है, और किस हद तक बेशर्मी से आप कह रहे हैं कि इसके कानून के साथ वो खेलते हैं, या 22 करोड़ लोगों की तरफ, 22 करोड़ 75 लाख लोगों की तरफ किस हद तक वो बेसहिस हैं। लिहाजा हम वो देख रहे हैं। सो मैं समझता हूँ कि ये जो कहते हैं रेक्टिफाई होना, चीजों का करेक्शन होना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिहाजा ये हो गया।
आगे अब लग गया कि ये आप कह लें कि इमरान खान या इमरान खान के साथी को तो निकले हुए हैं, वो तो ऑलरेडी सड़कों पे पिछले 5 महीने से, लेकिन और उन्होंने अपनी जान को, माल को, सारे को खतरे में डाला है। लेकिन लोगों को भी निकलना पड़ेगा, ये सारे लोगों की नस्लों का मसला है, सारे लोगों की नस्लों के मुस्तकिल का इशू है, लिहाजा इस इशू में लोगों को हिस्सा डालना। राइट, ठीक है। चीमा साहब साथ रहिएगा। अजहर सिद्दीक साहब, आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, एंड इट वाज वेरी एविडेंट द टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट सर। अच्छा देखें जमील फारूकी साहब, टाइमिंग बहुत ज्यादा अहम है। ऑपरेशन रजीम चेंज की टाइमिंग अक्टूबर से शुरू होती है और मार्च में कंप्लीट होती है। मैं 12 अक्टूबर की मैं लाइन जो दे रहा हूं कि इमरान खान साहब को 12 अक्टूबर से पहले कुछ चीजें फाइनल करनी है और उसके नताइज फिर आप देखेंगे। ये 7 सितंबर को कहा था और वजह है कि इन्हीं टाइमिंग के दरमियान उन्होंने आपके सामने सागदार आ गए जी, मरियम का केस लगा, बरियत आपने देख ली, रीजन मैंने सारे आपके सामने रख दिए, ऑडियो लीक्स का आ जाना और इमरान के साइफर वाले मामले को कंट्रोवर्शियल बनाना, इससे आगे एक्सटेंशन नहीं हो रही। जो बड़ी बात है, एक्सटेंशन नहीं हो रही, तो नई तैनाती होनी है, इन्हीं दिनों के अंदर होनी है नई तैनाती। और आपको बैठकर अगर आप ये टाइमिंग पे सही आपने कार्ड ना खेले, मिसाल के तौर पर यहाँ सिर्फ खाली लॉन्ग मार्च से मसला नहीं चल रहा, यहाँ धरने भी देने पड़ने हैं, यहाँ सड़कें ब्लॉक भी करनी पड़नी है जिससे प्रेशर हो। यानी वो खाली लॉन्ग मार्च से बिल्कुल नहीं डरे हुए, वो एक अलग बात है। उन्हें इस दफा एक डिसएडवांटेज है। आपको लगता है अजहर साहब के इसमें ताखीर हुई है खान साहब की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, इसको पहले हो जाना चाहिए? नहीं, मैं ताखीर का लफ्ज नहीं कहता, चूंकि कैलकुलेटेड मूव खान साहब ने फैसला किया हुआ है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सारा जो कुछ भी है 12 अक्टूबर से पहले हो जाना चाहिए, इसके बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये भी एक रिकॉर्ड कायम किया कि 50 से ज्यादा जलसे जो है ना, यानी आप ये तो बड़े ओवर क्राउडेड बड़े जलसे थे, बड़े जलसे। और देखे ना, कमाल की बात है कि कोई पटवारी बसों में भरकर नहीं लाया गया, लोग अपने तय पहुंचे हैं। तो ये अब आगे जो फ्रस्ट्रेशन शुरू होने वाली है आवाम की, उस फ्रस्ट्रेशन से रोकना है। अब आवाम रिजल्ट चाहती है, दूसरी तरफ ये जो अब ये बाकी काम हो रहे हैं नाउमीदी के, यानी कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ तो एब्सकॉन्डर है, सजा। अच्छा, ये नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर मैं आपसे दोबारा सवाल करता हूँ, या एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कायरा साहब से भी पूछना है कि इलेक्शन कब होंगे। ज़ाहिर है वो ज़्यादा बता सकते हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, तो वो बेहतर बता सकते हैं कि क्या और किस तरह से प्लान हो रहा है उनके यहाँ। पीटीआई तो समझती है कि फ़ौरन हो जाए, लेकिन फ़ौरन हो नहीं सकते। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों को एक बार फिर से खुश आमदेद कहता हूं। कायरा साहब से सवाल बनता है। कायरा साहब, क्या लगता है, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर या अर्ली इलेक्शंस? और आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं अगर अर्ली इलेक्शंस होते हैं तो? कायरा साहब, तो इलेक्शन तो जी अगले टाइम पे, अपने टाइम पे होंगे अगले साल। उसके लिए खान साहब धरने दें, खान साहब मार्च करें, खान साहब इस्लामाबाद का मुहासरा करें, खान साहब आके प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करने करें, जो भी चाहें, वो तो आइन और कानून के तहत होगा। खान साहब जो कह रहे हैं वो इलेक्शन कराएं। जिस दिन इलेक्शन की बात हुई, अगला मुतालबा उनका होगा इलेक्शन कमिश्नर बदलो, मैं इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन नहीं करूंगा। उसको बदलने की बात होगी तो कहेंगे इलेक्शन कमीशन नया लेके आओ। वो कौन लेके आएगा? वो वजीर आजम और लीडर ऑफ द अपोजिशन लेके आएंगे। जब उसका जिक्र हुआ तो फिर कहेंगे मैं इनका बनाए हुए बंदों को नहीं मानता। फिर कहेंगे कि वो कानून लेके आओ। तो उनकी तो सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती जी। अच्छा, आप कहते हैं कि ख्वाहिशें पूरी नहीं की जा सकती। तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, सुना है आपने? कहते हैं एक चीज मानेंगे दूसरी से मुकर जाएंगे, इसलिए हम क्यों उतना दूर जाएं, इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे। नहीं, जैसे जो बात है वो 1 या 2 वाली बात ही नहीं है, ना 3 वाली बात है। एक ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप कह लें कि ये 13 लोगों ने इकट्ठा होकर देख लिया, 13 लोगों ने हुकूमत करके देख ली, 13 लोगों ने नेशनल रिसोर्सेज उनको इस्तेमाल करके देख लिया, अमेरिका को साथ मिला लिया, न्यूट्रल को साथ मिला लिया। किसी का बना कुछ नहीं, किसी का बना कुछ नहीं। एक ऐसी कालक है जो इसके साथ लगता है वो काला हो जाता है, ऐसी कालक है कि जो इसके साथ लगता है वो काला हो जाता है। लिहाजा वो सारी फेल हो गई। कि जी वो मैं ना मानू या डीट होके बैठ जाओ, बेशर्मी से बैठ जाओ। और दूसरी बात ये कि एक
वो लाल लक्ष्मण सीधा चल पड़ो। राणा सनाउल्लाह से इनकी आखिरी उम्मीदें हैं बेचारों की। जिस बंदे की उम्मीद राणा सनाउल्लाह हो, जिस बंदे की उम्मीद डंडा हो, जिस बंदे की उम्मीद जो है वो आप कह दें कि एक जबरदस्ती हो, वो जमहूरियत की बात तो नहीं है। बाकी तो फिर यही है ना कि इस मुल्क में आप कह लें फसाद फैल जाए, लाल अपसेट हो जाए, कोई सिविल वार हो जाए, उस तरह की सिचुएशन है ना। 40% 46% महंगाई करने वाले लोग, फूड की कीमतें डबल हो गई। ये आप यू कैन से दिस डबल हो गई सारी कीमतें। इस वक्त पाकिस्तान में 22 मिलियन लोग नए 5 महीनों की परफॉर्मेंस ये है कि 22 मिलियन लोग 2.25 करोड़ नए लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो 20 लाख लोग तकरीबन बेरोजगार हुए 5 महीनों में। इस परफॉर्मेंस के होते हुए ये इतनी दिलेरी से इतनी लड़ाई कर रहे हैं माशाल्लाह से, ऐसी मतलब आइन कानून और जमहूरियत की बातें करते हैं। कहने वाला शर्मिंदा हो जाता है, कहने वाला शर्मिंदा हो जाता है कि यार शायद मुझे गलती लग रही है, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, ये इतने अच्छे से भाषण दे रहे हैं, शायद वेरी राइट। चीमा भाई बड़ी जबरदस्त बात की। आप साथ रहिएगा। अफजल खान साहब स्टूडियो में तशरीफ लाएं और नेक ऑफ द आवर मैंने इनको बुलाया। मुझे ये बताएं सर, ये जो नाहली की तलवार लटक रही है तोशा खाली रेफरेंस से, कुछ निकलेगा इसमें सर? इसमें कुछ होगा तो निकलेगा। जिन्होंने तोशाखाना इसे कहते हैं कि जब आप बाहर विजिट पे जाते हैं और आपको बहसीयत जमील फारूकी नहीं बल्कि बहसीयत वजीर आजम या स्पीकर या आपको जो गिफ्ट मिलते हैं या इवन आर्मी पीएम बना दिया हमें। बात यह है कि वो गिफ्ट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के होते हैं। अच्छा। तो पहले कानून ये था कि जी आप 15-20% रुपए उसकी कीमत दे दें और वो ले लें, और उसमें से ये आपके तवज्जो से मैं भी मुतालबा करता हूं कि जितने भी पिछले 10 साल में, अगर बहुत दूर तक नहीं जाते, जितने भी बाहर से गिफ्ट आए हैं उसकी वैल्यू कितनी थी, वो हीरो के हार थे या वो किसी को मिले थे या वो वहां पे पड़े हुए हैं या सारे लोगों के जेबों में चले गए। अभी आप सिर्फ उसमें से पिक एंड चूज नहीं कर सकते कि उन्होंने एक घड़ी ले ली थी और उस घड़ी के पीछे आपने उसको कसूरवार बना दिया, और फिर वो ऑडियो लीक से भी पता चल गया कि जी वो उन्होंने रीअश्योर कर दिया है कि जी आप फिक्र ना करें, हमने उसको बात कर दी है कि उसको हम मुकाबला तो हो नहीं सकता तो उसको हम डिस्क्वालीफाई करेंगे। बात यह है कि ये दीवाने का ख्वाब है। बात यह कि इफ इट इज डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में यह है कि जो अवाम इस नायली रेफरेंस में से कुछ नहीं निकलेगा। इसमें अब जबरदस्ती निकालना चाहें तो मैं आपको वो छोटा सा मिसाल देना चाहता हूँ। माजी में वो एक मौलवी साहब ने किसी चौधरी साहब को कहा कि भाई एक वक्त में 2 बहनें निकाह में नहीं रह सकती। हाँ। वो चौधरी साहब तो चौधरी साहब थे। हाँ। उस गांव का सबसे बड़ा था। उसने कहा कैसे नहीं हो सकती, मेरे घर में है। बात यह है कि इस तरह नारवा अगर आप करना चाहें हाँ। तो वो तो लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, वो प्रिवेल जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली वो नहीं हो सकता। एक बात सुने, दुनिया में अभी हमारे पड़ोस में पिछले 40 साल के दौरान दुनिया की 2 सुपर पावर यूएसएसआर और यूएसए, उनकी टोटल आबादी 4 करोड़ है, हमारी 22 से 25 करोड़ आबादी है। तो उन्होंने ना यूएसएसआर को माना, उन्होंने हुकूमत सरों पे करने की कोशिश की, फेल हुए। इन्होंने अशरफ गनी और बबरक कारमल और फलाने उन्होंने इम्पोज किया, जैसे अभी हमारी एक इम्पोज गवर्नमेंट है। बात सुने, हुकूमत दिलों पे होती है, सरों पे नहीं। सरों वाली प्रिवेल नहीं करती, वो खत्म हो जाती है, मिट जाती है। अगर अमेरिका और यूएसएसआर जैसी बड़ी पावर्स हमारे पड़ोस में 4 करोड़ अवाम में से देखिए वो प्रिवेल नहीं किया। सर मेरी सुनिए ना, अब मुझे ये बताएं, हुकूमत दिलों पे होती है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि पाकिस्तान के लोगों के दिलों के जो बाइडेन तो इमरान खान साहब हैं, मान लिया 2 मिनट के लिए, लेकिन आपको रूल्स ऑफ द गेम्स को भी फॉलो करना होता है। 100%। तो हुकूमत तो चाहिए ना कि आपको रियासती हुकूमत मिल जाए ना, दिलों पे वो हुकूमत वजीर आजम के जो बाइडेन बना दिया। ये तो पहला स्टेप है। हाँ। एक असूल है हर जगह के लिए कि क्या लोगों का जो राय आमा है वो आपके साथ है, या आप किसी और के टैंकों पे, किसी और के घोड़े पे सवार होके आप आ गए, उनके सर पे बैठ गए, और फिर जो 4-5 महीनों में आपने किया 50% इन्फ्लेशन, मैं और तुम तो खुशहाल लोग हैं, लोगों का क्या हाल हो गया, मुश्किल हो गया। अच्छा, और इस 5 महीनों में उन्होंने सिर्फ अपने जात को फायदा पहुंचाया, अवाम को लिए मुश्किल फैसले, अपने लिए बड़े आसान फैसले। आपकी इजाजत से सिद्दीक साहब, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आने के हवाले से बातें चल रही हैं, इसके ऊपर आप कमेंट कर दीजिएगा। पहले के इसहाक डार जो के
ट्रायल इन एब्सेंशिया नहीं हुआ था तो वो मुलजिम जो थे मुजरम नहीं थे। नवाज शरीफ मुजरम है 2 केसों में, एवनफील्ड में और अल अजीजिया में। एवनफील्ड में 10 साल जिसमें मरियम नवाज के और मरियम सफदर के वाले से बात है, और अल अजीजिया में तो ये अकेले ही है ना, इनको 7 साल। और दोनों की अपीलों में सस्पेंशन थी, सस्पेंशन बेलें खत्म हो चुकी हैं, सस्पेंशन फारग हो चुकी है, इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं। आप शौक है ना पाकिस्तान में आए पाकिस्तान में आकर जेलों में जाना पड़ेगा, और प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती है इसमें, क्योंकि आप कन्विक्टेड हैं इसके अंदर। आप क्या होगा, आप जाएंगे जेल में जाकर वक्त गुजारेंगे, फिर आपकी अदालत अपील सुनती है, अदालत आपकी अपील देखती है, देख के अदालत फिर फैसला करेगी। नंबर 1। नंबर 2, अल अजीजिया की भी नए सिरे से आनी है, तो वो तो नवाज शरीफ अभी तो फिलहाल नहीं आ रहे, वो जब तक एक्सटेंशन का मामला तय नहीं होता तब तक मैं नहीं समझता कि वो अपना आएंगे, पाकिस्तान वापस आएंगे। राइट जनाब अजहर सिद्दीक साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत। अफजल खान साहब तशरीफ लाए स्टूडियोज़ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा साहब ने खुसूसी तौर पर हमारे लिए वक्त निकाला, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जमशेद इकबाल चीमा साहब रिमोट एरिया में है, इंटीरियर सिंध के अंदर कनेक्टेड हमारे साथ, वो वीडियो पर ही होते, लेकिन क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, GSM के बड़े मसले मसाइल हैं, इसके बावजूद साथ रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 24 घंटे की सबसे बड़ी खबर वो ये है कि खान साहब अगले 8 दिन के अंदर अंदर ऐलान कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च कब बुला रहे हैं, यानी एग्जैक्ट कॉल दे रहे हैं, एग्जैक्ट डेट बता रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। आज की नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा, and your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।